गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और जो रतनगढ़ का जो सबसे अच्छा स्कूल है, बेस्ट स्कूल है, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें मैं कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो दूसरा अध्याय वो आज पूरा हो जाएगा। उसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आपको उनको करने हैं। हमारा जो दूसरा अध्याय है नए राजा और उनके राज्य से संबंधित है। यह इस अध्याय में हमने चौहानों, चोलों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, राठौड़ों, इनके बारे में देखा था। अध्याय के अंतिम भाग में हमने चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। किस प्रकार चोलों के काल के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन था वो प्रचलित था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिक स्थानीय शासन हमें दिखाई देता है उसकी जो नींव है वो चोल काल में पड़ी थी। चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन का अद्भुत स्वरूप दिखाई देता है। चोलों के काल में हमें स्थानीय स्वशासन है उसका विकसित रूप हमें दिखाई देता है। चोल काल में जो पूरा चोल साम्राज्य था, आपको जैसे बताया गया है, चोल काल के जो प्रसिद्ध 2 राजा हुए थे उनमें एक राजराजा प्रथम और दूसरा राजेंद्र चोल प्रथम था, जिनके शासनकाल में जो चोल साम्राज्य था वो संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग, इसके अलावा चेर, पांड्य और समुद्र पार में स्वर्णद्वीप तक वो चोल साम्राज्य वह फैला हुआ था। इतने विशाल क्षेत्र में चोलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन की एक अद्भुत प्रणाली विकसित हुई। चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण विकास हुआ। चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन है उसका विकसित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो चोल काल में जो संपूर्ण चोल साम्राज्य था, मुख्य रूप से हम राजराजा प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के काल में हम देखते हैं कि जो चोल साम्राज्य था वो 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। चोल काल में जो साम्राज्य था या जो चोल साम्राज्य था वो 6 राज्यों में बंटा हुआ था, 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों को उस समय मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता बच्चों? मंडलम। तो चोल काल में जो शासन था या चोल काल में जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम से जो छोटी इकाई होती थी उसे कोट्यम कहा जाता था। कोट्यम से छोटी इकाई थी वो नाडु थी और नाडु से जो छोटी इकाई थी वो कुरम होते थे और कुरम से छोटी इकाई थे वो गांव के समूह हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में हमें स्थानीय शासन के तहत शासन का विकेंद्रीकरण दिखाई देता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य से छोटा जिला, जिले से छोटा तहसील, छोटे तहसील से छोटे गाँव का समूह है वो दिखाई देता है। उसी प्रकार चोल काल में स्थानीय स्वशासन का है वो विकसित रूप हमें दिखाई देता है। चोल काल में स्थानीय स्वशासन का है वो विस्तृत रूप हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जैसा आपको बताया है, चोल काल में साम्राज्य को मंडलम से कोट्यम से नाडु से कुर्रम और कुर्रम से छोटे ग्राम या ग्राम समूह होते थे जो अपने विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से शासन संचालित करते थे। जैसा आपको मैंने बताया, चोल काल में जो स्थानीय निकाय थे, जो स्थानीय प्रशासनिक प्रणालियां थी या स्थानीय जो समितियां थी, उनका चुनाव होता था, उनके लिए योग्यता का निर्धारण किया गया था, उनके चुनाव प्रतिवर्ष होते थे और जो चुना हुए व्यक्ति है वही स्थानीय स्वशासन की समितियों में भाग ले सकते थे, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत काम कर सकते थे। तो चोल काल में स्थानीय स्वशासन था वो अत्यंत प्रचलित था। स्थानीय स्वशासन है उसका अद्भुत विकास हुआ था। ये जो स्थानीय इकाइयाँ थी, ये जो स्थानीय स्वरूप था शासन का, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, पूर्ण रूप से स्वायत्त था। लेकिन राजा पर अंकुश रखने के लिए किसी प्रकार की प्रशासनिक इकाई का गठन नहीं किया गया था। ये स्थानीय जो शासन की प्रणालियाँ थी वो स्वायत्त रूप से काम करती थी। इनकी अपने अधिकार क्षेत्र होते थे, इनकी अपनी शक्तियाँ होती थी। ये स्थानीय समितियाँ या स्थानीय इकाइयाँ हैं वो गाँव में सिंचाई, मंदिरों की देखभाल, राजस्व वसूल करना, क्योंकि मंदिरों को काल में
चोल काल के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य है उसका अद्भुत विकास हुआ था। और मंदिरों के चारों ओर जो भूमि होती थी, मंदिरों के चारों ओर जो भूमि थी उसके ऊपर, मंदिरों की भूमि पर ब्राह्मणों का या स्थानीय जन समुदाय को उसको दान में दे दी जाती थी। और जो भूमि दान में दी जाती थी उस पर किसी प्रकार से कोई कर नहीं लिया जाता था, उस पर किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन का अद्भुत विकास देखने को मिलता है। स्थानीय स्वशासन का आधुनिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संपूर्ण जो वर्तमान हम देखते हैं कि संपूर्ण में केंद्र सरकार से छोटी राज्य सरकार, राज्य से छोटा जिला, जिला से छोटी तहसील, तो तहसील से छोटा है वो गांव का समूह। इसी प्रकार चोल काल में संपूर्ण राज्य, राज्य से छोटा मंडलम, मंडलम से छोटा कोट्यम, कोट्यम से छोटा नाडु, नाडु से छोटा कुर्रम, और कुर्रम से छोटा ग्राम स्तर या नगर स्तर या इकाइयाँ होती थी जो नगरों में काम करती थी, नगरों की समितियाँ होती थी और ये स्वतंत्र होती थी, स्वतंत्र रूप से कार्य होती थी। इनके पास शक्तियाँ होती थी, विकास करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, मंदिरों की देखभाल करना, राजस्व को एकत्रित करना है, वो इनके कार्य होते थे। राजस्व को एकत्रित करके केंद्रीय राजकोष में जमा कराना इनका कार्य था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल काल में स्थानीय स्वशासन का अद्भुत विकास हुआ। चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। चोलों के काल में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को विकसित किया गया था। हमने चोलों के बारे में अभी पढ़ा है। इसके अलावा हमने चोलों की स्थापत्य कला के बारे में बच्चों को आपको बताया था कि चोल काल के अंतर्गत जो मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली थी, मंदिर वहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। चोलों के काल में मंदिर थे वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र रहे थे। मंदिर अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करते थे। मंदिर का संचालन विभिन्न समितियां करती थी, जिसमें से अधिकतर समितियों में ब्राह्मण होते थे और ब्राह्मणों को कर मुक्त जमीनें हैं वो आवंटित की जाती थी या दी जाती थी, जिनका कार्य है वो मंदिरों की देखभाल करना, विभिन्न समितियों का चयन करना था। जैसा कि आपको बच्चों मैंने बताया था कि चोल काल में मंदिर स्थापत्य का अद्भुत विकास हुआ था। मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली थी उसका विकास है वो चोल काल में हुआ। मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है उसका विकास है वो चोल काल में हुआ था। चोल काल में जो मंदिरों का निर्माण है एक भव्य पत्थर को या पूरी पहाड़ी को काटकर किया गया था, जिसके अंदर गोपुरम, अलंकृत स्तंभ, दरवाजे, अलंकृत दरवाजे इनका निर्माण होता था। इसके अलावा अलंकृत जो शिखरम, गर्भगृहम, प्रदक्षिणापथम, सभा मंडप, प्रवेश द्वारम, इनका निर्माण भी चोल काल में मंदिर स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना के रूप में दिखाई देता है। चोल काल के जो राजा थे उन्होंने मंदिरों के अंदर विभिन्न कथाओं का संग्रह किया था और भव्य शिवलिंगों का निर्माण किया था। जो चोल राजा थे वो शैव धर्मावलंबी थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए विशाल, अलंकृत, भव्य, आकर्षक, सजीव जो शिव मंदिर है उनका निर्माण कराया था। जो चोल शासक थे वो महान निर्माता थे। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसी प्रकार उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम थे, उसने गंगेकोंड चोलपुरम या गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इन मंदिरों की स्थापत्य में हमें गोपुरम, अलंकृत स्तंभ, नंदी, इसके अलावा अलंकृत खंबे, शिखरम के चारों ओर अलंकृत भव्य आकर्षक सजीव मूर्तियों का निर्माण, इसके अलावा गर्भगृह, प्रदक्षिणापथ, सभा मंडप, प्रवेश द्वार, इनका भी भव्य निर्माण किया गया था। इनको अलंकृत किया गया था। मूर्तियां अत्यंत सजीव थी। मंदिर की आंतरिक दीवारों पर भव्य आकर्षक तरीके से कथाओं का मंचन किया गया था। तो हमें चोल काल में हमें मंदिर स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य से जुड़ी हुई शैली का जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा चोल काल में जो स्थानीय शासन है उसका भी स्वरूप विकसित हुआ था।
इसके अतिरिक्त हम आज का जो हमारा टॉपिक है सभा और समितियाँ, यह अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में हमारा अध्याय है वो पूरा हो जाएगा। तमिलनाडु का चिंगलपुट जिला है, उसमें उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का ज्ञान होता है कि ब्राह्मण की सभा का संगठन था वो कैसा था। ब्राह्मणों की जो सभाएं होती थी उनका संगठन कैसा था, या ब्राह्मण थे उनकी सभा का स्वरूप कैसा था, वो सभाएं क्या क्या काम करती थी, उनकी जो समितियाँ होती थी वो क्या क्या काम करती थी। सिंचाई, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि के देखभाल के लिए सभा में विभिन्न समितियाँ होती थी। इनकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखा जाता था और मिट्टी के कलशों में उनको रख दिया जाता था, और किसी छोटे बच्चे से या किसी छोटे लड़के से हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए उसे कहा जाता था। जैसा कि आपको बताया गया है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से अभिलेख मिले हैं। उसमें यह पता चलता है कि ब्राह्मणों की सभा का उसका संगठन कैसा था। सिंचाई, बाग बगीचे, मंदिर आदि की देखभाल के लिए उस समय सभा की विभिन्न समितियां होती थी, वो कार्य करती थी। इनकी जो सभा की जो समितियां होती थी उनकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिख दिया जाता था और उन्हें मिट्टी के कलश में रख दिया जाता था, और एक छोटे छोटे बालकों को बुलाकर उनमें से चिट निकाली जाती थी और चिटों के आधार पर विभिन्न समितियों का गठन कर लिया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक स्वरूप था वो ब्राह्मणों की सभा में हमें दिखाई देता है। उत्तर मेरूर से प्राप्त जो अभिलेख है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणों की जो सभा का संगठन था उसका स्वरूप अत्यंत लोकतांत्रिक था। ब्राह्मणों की जो सभाएं थी उनकी जो विभिन्न समितियां थी वो सिंचाई, बाग बगीचे, मंदिर की देखभाल के लिए सभा की विभिन्न समितियां होती थी। इनकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिख दिया जाता था और मिट्टी के कलश में बर्तन में रख दिया जाता था, और किसी छोटे लड़के से बुलाकर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए उसे कहा जाता था। समिति के सदस्यों का चुनाव है वो बालकों के द्वारा टिकट निकालकर किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल काल में जो ब्राह्मणों की सभाएं थी उनका स्वरूप था वो लोकतांत्रिक था, उनका स्वरूप था वो जनतांत्रिक था। चोलों के काल में जो सभाएं थी, चोलों के काल में जो सभाएं होती थी उनका स्वरूप लोकतांत्रिक था, उनका जो स्वरूप है वो गणतांत्रिक था। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि उनका जो चयन है, समिति का जो चयन है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता था। जो समिति के सदस्य होते थे उनके लिए कुछ निम्नलिखित योग्यताएं होती थी, उन्हें पूरा करना आवश्यकता था। सभा की सदस्यता के लिए कौन कौन सी शर्तें थी? इच्छुक लोगों की ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूल किया जाता था। इच्छुक लोगों की ऐसी समिति का स्वामी होना जरूरी था जहाँ से भू राजस्व वो वसूल किया जाता था। उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जिसने अपने या संबंधियों के खाते में पैसे या खाते में जमा नहीं कराए हैं वो उसका सदस्य नहीं हो सकता था। तो सभा की सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो सभा की विभिन्न समितियों के लिए चयनित होना के इच्छुक है। उनको ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जिससे भू राजस्व वसूल किया जाता हो। इसके अलावा इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ उसे भू राजस्व लिया जाता था। उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। सभा की समितियों के लिए जो चयनित व्यक्ति है उनके पास खुद का घर होना चाहिए। खुद का घर उनके लिए आवश्यक शर्त थी। उनकी आयु 35 से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनकी आयु है वो 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। उन्हें वेदों का जानकार होना चाहिए। वेदांग के अंतर्गत वे निपुण होने चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें प्रशासन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिसने अपने संबंधियों के खाते में जमा धन नहीं कराया है वो इसके सदस्य वो नहीं बन सकते थे। वो इनके सदस्य है वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल काल में जो विभिन्न सभा और समितियाँ थी वो किस प्रकार कार्य करती थी। इस प्रकार हम देखेंगे कि
वो समितियां हैं, उनका जो स्वरूप था वो लोकतांत्रिक था और स्थानीय स्वशासन पर आधारित था। अब आपके बच्चों जो प्रश्न उत्तर है उनमें जो पहला प्रश्न है जोड़े बनाओ, उसमें तो आपको गुज्जर प्रतिहार को गुजरात और राजस्थान से जोड़ना है, राष्ट्रकूट को पश्चिम दक्कन से जोड़ना है, पालों को या पाल को बंगाल से जोड़ना है, चोलों को तमिलनाडु से जोड़ना है। तो ये दूसरा प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न दोबारा रिपीट करता हूं, गुज्जर प्रतिहार को गुजरात और राजस्थान से, राष्ट्रकूट को पश्चिम दक्कन से, पालों को बंगाल से, चोलों को तमिलनाडु से। त्रिपक्षीय संघर्ष में जो 3 पक्ष वो कौन कौन से थे? जैसा कि आपको बताया गया बच्चों, त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो पालों के, राष्ट्रकूटों के, पालों को, गुज्जर प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच कन्नौज पर अधिकार को लेकर, पालों, राष्ट्रकूटों और गुज्जर प्रतिहारों के बीच कन्नौज को लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर, कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर सदियों तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध को हम त्रिपक्षीय युद्ध कहते हैं। फिर बता देता हूं, त्रिपक्षीय युद्ध में जो 3 पक्ष कौन कौन से थे? पहला पक्ष था गुज्जर प्रतिहार, दूसरा पक्ष था राष्ट्रकूट और तीसरा पक्ष था पाल। तो इन तीनों पक्षों में जो कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर जो संघर्ष चला उसे हम त्रिगुटीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, चोल काल में जो सभा की समिति का सदस्य बनना चाहता था उसकी शर्तें क्या क्या थी? तो मैंने आपकी शर्तें के लिए, सभा की सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तें हैं वो मैंने आपको इस बोर्ड पर लिख दिया, आप उसको देखकर लिख लेना। चौथा है, चौहानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो चौहानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर थे, एक तो अजमेर था और एक दिल्ली। अजमेर और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे वो चौहानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख क्षेत्र थे। तो मैंने आज 4 प्रश्न करा दिए, सही मिलान करो। त्रिगुटीय संघर्ष में 3 पक्ष, चोलों की सभा की सदस्यता के लिए आवश्यक शर्तें और चौहानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 2 नगर, दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर के जो आसपास का क्षेत्र था उसे हम चौहानों के नियंत्रण में मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, वो चौहानों वंश का सबसे प्रतापी सम्राट हुआ। तो 4 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, बाकी प्रश्न आपको करने हैं, होमवर्क में करने हैं, इनको लिखना है, याद करना है और आज जो बोर्ड पर लिखा है उसको भी अच्छे से याद करना है। यह आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।